उपस्थित विद्वान साथी और यहाँ इस सभा के हॉल में बैठे हुए सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता बुद्धिजीवी, आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। अभी एक नारा लगाया गया, इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन ये पूरा नारा नहीं है, ये अधूरा नारा है। पूरा नारा है इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और हम भले ही भूल जाएं इस नारे को, सरकार नहीं भूलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका ठोस सबूत है हमारे पास। इलाहाबाद में मैं गया स्टूडेंट्स के पास, तो उन्होंने बताया कि हमने एक मीटिंग रखी, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था बोलने के लिए, और वहाँ उन्होंने एक बैनर बनाया और उस पर ये नारा लिखा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो थानेदार ने कहा कि ये बैनर लगाओगे तो तुम्हें मीटिंग नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो भगत सिंह का नारा है। उसने कहा ये वाली लाइन हटाओ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसने कहा अब कौन सा साम्राज्यवाद है, ये वाली लाइन हटानी पड़ेगी। क्या साम्राज्यवाद है या नहीं है, हम क्या मानते हैं? हम लोगों ने एक शब्द इजाद किया था, नव साम्राज्यवाद, न्यू इंपीरियलिज्म। लेकिन क्या साम्राज्यवाद जो भगत सिंह के वक्त में था, वो साम्राज्यवाद जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का साम्राज्यवाद था, वो साम्राज्यवाद कभी एक दिन के लिए भी डिसकंटिन्यू हुआ है दुनिया में? कोई साल ऐसा गया है जब इंटरनेशनल कैपिटल के लिए दुनिया में जंग ना हुई हो, गोलियां ना चली हो, लोगों का कत्ल ना किया गया हो, नए जमीन पर, नए मुल्कों पर कब्जा ना किया गया हो? साम्राज्यवाद का ये दौर एक दिन के लिए भी रुका है क्या? तो ये नव साम्राज्यवाद है या वही वाला साम्राज्यवाद कंटिन्यू कर रहा है लगातार? ये हमको गहराई से विचार करने की जरूरत है। फिर हम एक टर्म कॉइन करते हैं, हम कहते हैं इंटरनल कोलोनाइजेशन, आंतरिक साम्राज्यवाद। तो हम ये मानते हैं कि पहले तो अंग्रेज थे, अब तो हमारे अपने पूंजीपति हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ये पूंजीपति हमारे अपने देसी पूंजीपति हैं, तो भी आप गलतफहमी में हैं। आज कोई भी पूंजी देसी नहीं है। देसी विदेशी पूंजी का फर्क खत्म हो चुका है। आज आप सोचते हैं कि टाटा स्टील इंडियन है, लेकिन टाटा स्टील के बारे में खबर आई थी कि टाटा स्टील का ने जर्मनी की कंपनी पोर्से का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन हुआ उल्टा था। पोर्से टाटा स्टील से कई गुना बड़ी कंपनी थी, तो जर्मनी की कंपनी ने टाटा स्टील का अधिग्रहण कर लिया था। और टाटा स्टील का ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जर्मनी के लोग हैं, और ज्यादातर प्रॉफिट टाटा स्टील का जर्मनी चला जाता है। तो आप समझते हैं कि टाटा तो हमारे अपने देश का है, लेकिन है वो विदेशी। आज जो कंपनियां अपने शेयर इशू करती हैं, उन कंपनियों में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो उसमें शेयर खरीदती हैं। बैंक्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहाँ के हैं? कोई लंदन का है, तो कोई अमेरिका का है, तो कोई यूरोप का है।
और उनमें किसका पैसा लगा है आप पता ही नहीं लगा सकते। तो ये जो हम कहते हैं कि आंतरिक उपनिवेशवाद, ये भी गलत है। आज कोई आंतरिक और बाहरी का फर्क ही नहीं बचा है, सारी पूंजी अब वैश्विक है। और तीसरा जो हम मानते हैं कि हमारे खास तौर से जो नौजवान हैं वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि कोई कोलोनाइजेशन हो रहा है। आप मुझे बताइए, कश्मीर में जो हो रहा है वो क्या है? हमें कश्मीर की जमीन चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। हमें मणिपुर की जमीन चाहिए, मणिपुरी औरतों को हम नंगा करके सड़क पे घुमाएंगे और वहां जला देंगे पूरे मणिपुर को। हमें पंजाब की जमीन चाहिए, पंजाब के लोग नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से पंजाब में अभी इसी हफ्ते में छोटी छोटी बच्चियों को घसीटा गया है सड़कों पर, किस तरीके से 1 साल के बच्चे को भी जेल में डाल दिया गया है, किस तरह से हरिंदर बिंदु को पीटा गया है, थप्पड़ मारे गए हैं, घूंसे मारे गए हैं मुंह पर। तो ये जो सब हो रहा है ये पूंजी के लिए किया जाने वाला दमन नहीं है। अगर आप मानते हैं कि ये सिर्फ भगवंत मान की गलती है और इसमें पूंजी का कोई लेना देना नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सब पूंजी के गुलाम हैं। ये जो भी करते हैं पूंजीवादी विस्तारवाद को आगे बढ़ाने के लिए दमन करते हैं, हमला करते हैं जनता पर। इन्हें जनता नहीं चाहिए, इन्हें जनता के संसाधन चाहिए और इन्हें हर चीज से प्रॉफिट चाहिए। इन्हें आपकी जमीनें लेनी है, आपके रोजगार खत्म करने हैं, आपके बैंकों में रखा पैसा लूट लेना है, आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेना है, आपकी शिक्षा पर कब्जा कर लेना है, आपके अस्पताल पर कब्जा कर लेना है, हर चीज से प्रॉफिट कमाना है। यही है विस्तारवाद या जिसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो भगत सिंह के नारे को भूलिए मत, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर से लगाते हैं, इनकलाब, साम्राज्यवाद। और ये जो सब चल रहा है इसमें हम लोग, अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या चल रहा है। हमारे बहुत सारे लोग चुप हो गए हैं, कुछ लोग डर गए हैं, कुछ लोग थक गए हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं। कुछ लोग डर गए हैं अमित शाह से, ईडी से, एनआईए से, पुलिस से। और कुछ लोगों को लगता है कि ये जो हो रहा है ये तो नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए हो रहा है। हमारा क्या, हमारी विचारधारा दूसरी है। और हमारा ये उनको कहना है, सलाह है कि दोस्तों ये जो जुल्म है, ये जो हमला है, ये सिर्फ नक्सलवादियों पर नहीं है। ये जो विचारधारा आज सत्ता में बैठी है ये पूरी की पूरी बुद्धि को, इंटेलेक्चुअलिज्म को ये अपना दुश्मन मानती है। ये पूरे के पूरे लेफ्ट को एक मानती है। आप चाहे सीपीआई के हो, चाहे सीपीएम के हो, या और भी किसी लेफ्ट जत्थेबंदी के कारकुन हैं या समर्थक हैं, वो आपको बीजेपी, आरएसएस आपको नक्सलवादी ही मानती है। वो उसका हमला पूरे लेफ्ट पर है। आप ये मत सोचिए कि नक्सलवादियों को खत्म करने के बाद ये चुप बैठ जाएंगे। ये सीपीआई, सीपीएम सबको खत्म करेंगे। इन्होंने तो 1925 में ही घोषणा कर दी थी कि हमारे दुश्मन कम्युनिस्ट, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट हैं। मुसलमान और ईसाई तो भारत के दलितों और ओबीसी को अपने साथ लगाए रखने के लिए करते हैं वो, ताकि इनको हिंदू कह करके इनके खिलाफ लड़ाया जा सके। वो उनकी चाल है, लेकिन इनकी असली लड़ाई कम्युनिस्टों से है। तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ नक्सलियों को मारने के बाद भारत की सरकार चुप बैठ जाएगी। हमला आप पर भी
होगा, पक्का होगा और लगातार हो रहा है। और जैसा कि ब्रतोल बख्त ने कहा था, इन द डार्क टाइम्स विल देयर ऑल्सो बी सिंगिंग। यस, देयर विल बी सिंगिंग इन द अबाउट द डार्क टाइम्स। पंजाबी में कहा गया है कि हनेरे समय विच भी की गीत गाए जाणगे। हाँ, गीत गाए जाणगे हनेरे समय बारे विच, अंधेरे के बारे में ही गीत गाए जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस समय और लोग चुप हैं। तो फिर हम निकल पड़े और सारे देश में घूम रहे हैं बात करते हुए कि चल क्या रहा है। मैं अभी आपके बीच में आया हूं। मैंने 2 साइकिल यात्राएं की हैं। एक यात्रा मैंने दिल्ली से बम्बई के बीच में की। मैं 2 अक्टूबर को दिल्ली से साइकिल लेके निकला और मैं साइकिल से बम्बई तक गया और मैंने 52 दिन लगाए। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दमन, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक जेल है जिसका नाम है तिहाड़ जेल, और बम्बई में एक जेल है जिसका नाम है तलोजा जेल। तो ये यात्रा थी तिहाड़ से तलोजा तक। और आप जानते हैं कि तिहाड़ जेल में हमारे मुसलमान नौजवान बंद हैं। भारत की सरकार एक संविधान विरोधी कानून लेकर आई थी जिसका नाम है CAA NRC, और उस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों ने उनकी नेतृत्व में एक बहुत शानदार आंदोलन खड़ा हुआ जिसको शाहीन बाग आंदोलन कहा जाता है। और उस आंदोलन में मुल्क भर के प्रगतिशील लोकतंत्र पसंद लोग जुड़े और वो एक सफल आंदोलन रहा। उस आंदोलन का समर्थन करने की वजह से मुसलमान नौजवानों पर हमला हुआ और तिहाड़ जेल में मुसलमान नौजवान पिछले 5 सालों से बंद हैं, जिसमें उमर खालिद हैं, खालिद सैफ़ी हैं, मीरान हैदर हैं, गुलशिफा फातिमा हैं, शर्जील इमाम हैं। तो उस के खिलाफ, पूरे राजनीतिक बंदियों के खिलाफ बात करने के लिए वो साइकिल यात्रा हमने की। और हम ये भी बात करना चाहते थे कि ये जो नौजवान, मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन की वजह से जेलों में नहीं गए हैं। जो CAA NRC कानून लाया गया था वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। उस कानून में ये लिखा है कि जो NRC होगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनेगा, उसमें खाली मुसलमानों से नहीं कहा जाएगा कि तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तान के शहरी हो या नहीं हो। उस कानून में लिखा है भारत के हर नागरिक को साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान का शहरी है या नहीं है। और यही नहीं कि तुम हिंदुस्तान के शहरी हो या नहीं हो, तुम्हारा बाप भी हिंदुस्तान का शहरी था या नहीं, और बाप का साबित करने के लिए तुमको दादा का सबूत देना पड़ेगा। और आपको भारत का शहरी साबित करने के लिए आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सब सबूत नहीं माना जाएगा। आपके पास जमीन के कागजात होने चाहिए। जमीन के कागजात में आपका नाम होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाप की स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप में से ज्यादातर लोगों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 5वीं और नौकरी में जो आपका नाम लिखा हुआ है और आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, अब अगर सबकी स्पेलिंग चेक कर ली जाए तो हर एक के में कहीं ना कोई फर्क मिलेगा। तो आप सबको भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपको भी डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और इसमें जमीन के कागजात,
भारत का 80% दलित भूमिहीन है, जमीन नहीं है उसके पास। वो कहां से लाएगा कि मैं भारत का नागरिक हूं? तो इस कानून में इनकी योजना ये है कि दलितों से कहा जाएगा ठीक है, तुम भारत के नागरिक तो अपने को साबित नहीं कर सकते, हां तुम शरणार्थी का पर्चा भर दो, क्योंकि इस कानून में, सीए कानून में यह है कि हम दूसरे देशों से आने वाले हिंदुओं को तो नागरिकता दे सकते हैं, तो तुम शरणार्थी का पर्चा भर दो। और शरणार्थी का पर्चा भरने के बाद उसको फिर अमित शाह नागरिकता अता करेंगे, प्रदान करेंगे। यू विल बी अवॉर्डेड सिटीजनशिप। आपको सरकार अब नागरिकता का सर्टिफिकेट देगी, प्रोविजनल, और उसमें आपका रिजर्वेशन खत्म, आपका सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोटेस्ट में जाएंगे तो आपकी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। और भारत के आदिवासियों के पास उनके तो कागजात जला दिए गए बार बार, और वो तो तब से जंगलों में रह रहे हैं जब कागज भी नहीं बना था, जब सरकार भी नहीं बनी थी, भारत एक देश भी नहीं बना था, तब से वो जंगलों में रह रहे हैं। उनसे कहा जाएगा तुम साबित करो कि तुम इस मुल्क के नागरिक हो, वो भी बहुत सारे लोग साबित नहीं कर पाएंगे। तो उनसे भी कहा जाएगा कि ठीक है, तुमको भी शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन तुम्हारा जमीन का हक खत्म, तुम जमीन के मालिक नहीं रहे, क्योंकि तुम नागरिक नहीं हो भारत के। भारत की औरतों के पास जमीन के कागज नहीं है। औरतें ना तो उनका बाप की जमीन में नाम होता है, ना हस्बैंड की जमीन में नाम होता है, तो भारत की औरतें नहीं साबित कर पाएंगी कि वो भारत की नागरिक हैं। इस कानून का मकसद ये था कि भारत के ज्यादातर नागरिकों का नागरिक होने का अधिकार छीन लिया जाए और उनको प्रोविजनल सिटीजनशिप देकर उनका प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया जाए, कि सरकार के खिलाफ अगर आपने आवाज उठाई तो आपकी नागरिकता छीन के आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। भारत का संविधान हमको एक अधिकार देता है, हमको मालिक घोषित करता है इस मुल्क का। भारत का संविधान करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम हैं मालिक इस मुल्क के। लेकिन सीएनआरसी आपका वो हक छीनने के लिए लाया गया कानून था, और इस कानून के लागू होने के बाद हमारी हालत कीड़े मकोड़ों जैसी कर दी जाएगी। आप सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाएंगे। ये था वो कानून जिसके खिलाफ हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों ने संघर्ष किया, और आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई है कि उसको लागू कर दे, लेकिन करेंगे जरूर। आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो उसके खिलाफ हम गए थे वहां पर। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में खास तौर से आपसे बात करने के लिए आया हूं। छत्तीसगढ़ में अभी सरकार कह रही है कि हम तो वहां नक्सलवादियों को खत्म कर रहे हैं। हम नक्सलवादियों को इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि नक्सलवादियों ने हथियार उठाए हैं सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, इसलिए उनको मारना तो जायज है। और हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो हिंसा को खत्म कर रहे हैं। मैं आपके सामने आज जो बोलने जा रहा हूं, मैं आपके सामने अपना केस रखूंगा। आप अदालत हैं, आप फैसला कीजिएगा कि क्या अगर इस देश में सरकार जो कह रही है कि अगर आप हथियार ना उठाएं, अगर आप इस देश की मुख्य धारा में आकर के न्याय मांगें तो आपको न्याय मिलेगा। और सरकार बार बार माओवादियों से कह रही है हथियार छोड़ दो, मुख्य धारा में आ जाओ। तो क्या अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था भारत की मुख्य धारा में आ जाए,
हथियार ना उठाए तो उसे न्याय मिल जाएगा। ये मैं आपके सामने आज पूरा मामला रखूंगा। दोस्तों, मैं माओवादी नहीं हूं। मेरा जन्म एक गांधीवादी परिवार में हुआ। मेरे पिताजी ने गांधी जी के आश्रम में रहकर उनके साथ काम किया। मेरे पिताजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। उससे भी पहले मेरे ताऊ जी ब्रह्म प्रकाश शर्मा सीनियर कांग्रेस लीडर थे। हमारे घर में नेहरू आए, इंदिरा गांधी आई। हमारे घर में एक सोफा है जिस पर 5 प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। हमारे घर में चंद्रशेखर खूब आते थे, चरण सिंह खूब आते थे। चरण सिंह तो हमारे जिले के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री 2 साल हमारे घर में रहे। राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी को रायबरेली से 1977 में चुनाव में हराया था, राजनारायण जब अंडरग्राउंड हुए 6 महीने हमारे घर में छिप के रहे थे। हमारा घर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार था। और उससे भी पहले मेरे परदादा बिहारी लाल शर्मा, वो महर्षि दयानंद को उत्तर प्रदेश लेकर गए थे। महर्षि दयानंद हमारे घर में ठहरते थे। उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना मेरे परदादा और महर्षि दयानंद ने की थी। आज भी आर्य समाज के भवन में सबसे ऊपर महामंत्री के रूप में मेरे परदादा का नाम लिखा हुआ है। मैं एक बिल्कुल गांधीवादी और इस तरह के परिवार से आया। और मेरे पिताजी गांधी जी के साथ रहे, उसके बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे। और उनसे हम सुनते थे कि गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में रह के काम करना चाहिए। मेरे पिताजी मेरी मां को लेकर गांव में चले गए थे और उन्होंने गांव में रहकर काम किया। भूदान आंदोलन में रहे विनोबा भावे के। उत्तर प्रदेश में जब सीलिंग का कानून लागू हुआ और सरकार के पास ज़मीनें आईं और उस ज़मीनों को लैंडलेस लोगों में बांटना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विनोबा भावे से कहा कि हमारे पास राजनीति में कोई ईमानदार आदमी नहीं है जो ज़मीन बांटने का काम ईमानदारी से कर दे, आप हमें कोई आदमी दीजिए। तो विनोबा भावे ने मेरे पिताजी का नाम दिया। मेरे पिताजी को यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया और उनकी देखरेख में 20 लाख एकड़ सरकारी ज़मीन गरीबों में बांटी गई। और उसके आखिर में मेरे पिताजी जब घर गए तो मेरे पिताजी भूमिहीन थे। मेरे पिताजी के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी। मेरे पिताजी के पास कोई मकान नहीं था। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उनके बैंक बैलेंस में कोई पैसा नहीं था। और मरने से पहले मेरे पिताजी ने वसीयत करी कि मेरी लाश पर एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। मेरी लाश स्टूडेंट्स को दे देना मेडिकल कॉलेज में और मेरी आंखें नेत्रहीनों को दे देना। तो मेरे पिताजी की 2017 में जब मौत हुई तो हम 2 घंटे के अंदर उनकी डेड बॉडी बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में ले गए और लेडी डॉक्टर ने मेरे सामने कैंची से मेरे पिताजी की दोनों आंखें निकाली और वो आंखें 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को मिल गईं और मेरे पिताजी की डेड बॉडी स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी गई। कोई पंडित नहीं आया, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ और जिस तरह का उनका जीवन रहा उसी तरह की उनकी मृत्यु भी रही। तो पिताजी कहते थे कि गांधी जी ने कहा था कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए। तो मैं और मेरी पत्नी भी गांधीवादी बैकग्राउंड से थी। मेरी पत्नी के दादी की कजिन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की फैमिली डॉक्टर थी। गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे प्यारेलाल, वो उनके भाई थे। तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन बाद दिल्ली छोड़कर अपना सूटकेस लेकर छत्तीसगढ़ चले गए और हमने वहाँ एक गांव में एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। और हमने वहाँ आदिवासी बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनको
टॉफ़ियाँ देना, फिर उनसे दोस्ती करना, फिर उनको नहलाना, फिर उनको पढ़ाना, उनके साथ खेल कूद करना, ये सारी एक्टिविटीज़ से शुरू किया। फिर वहाँ महिलाओं के साथ जाकर उनसे मिलना जुलना, उनकी समस्याएं पूछना। फिर नौजवानों के साथ दोस्ती करने के लिए हम वॉलीबॉल लेकर गए, नौजवानों के साथ वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। उनके साथ शिकार करने चले जाते थे हम जंगल में। इस तरह से हमने कम्युनिटी के साथ दोस्ती की। और फिर हमने देखा कि यहाँ बीमारी बहुत है, तो हमने सरकारी डिपार्टमेंट से बात की। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता गांव में नहीं जाते, आपको हम दवाएं दे देते हैं, आप दवाएं बांटो। तो हम लोगों ने दवाएं बांटने का काम शुरू किया। मलेरिया बहुत था, डिसेंट्री, डायरिया, स्कैबीज, स्किन डिजीज़ें बहुत थी, दाद बहुत था। इन सारी बीमारियों की हमने इलाज शुरू किया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी बहुत थी, बच्चे जन्म के समय मर जाते थे बहुत बड़ी तादाद में। माताएं जचगी के दौरान बहुत बड़ी तादाद में मरती थीं। हम लोगों ने जो काम किया, हमने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चों की मौत की दर 0 पर ले आए। हम हमारे इलाके में माताओं की मृत्यु की दर 0 पर ले आए। हमारे इलाके में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसका तुरंत हमारी कार्यकर्ता के रजिस्टर में नाम नोट हो जाता था, और उसकी एक्सपेक्टेड डेट कि कब इसको डिलीवरी होगी वो भी नोट हो जाता था। और उसकी एक्सपेक्टेड डेट से 1 हफ्ता पहले उस महिला के लिए टैक्सी बुक हो जाती थी, जीप बुक हो जाती थी कि उस रात को या दिन में आपको हम फोन कर सकते हैं, आपको तुरंत इस महिला को ले जाने के लिए तैयार रहना है, स्टैंड बाई पे रहना है। पूरे इलाके में उस आदिवासियों की जो महिलाएं थी, उनकी जो डेथ होती थी जचगी के दौरान, वो हम 0 पर ले आए थे। बहुत शानदार काम वहां चल रहा था। सरकार बड़ी खुश थी हमसे कि यहाँ बस्तर में तो सरकारी कर्मचारी इसको पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं। काला पानी कहा जाता था बस्तर को, कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन दिल्ली से एक कपल आकर यहाँ रह रहा है, तो सरकार ने अपने खजाने हमारे लिए खोल दिए कि आप तो हेल्थ पर काम करो, एजुकेशन पर काम करो, आप वाटरशेड प्रोग्राम्स चलाओ, आप हमारी बीडीओ के काम जो है पंचायती राज ट्रेनिंग और सैनिटेशन और दूसरे सारे कार्यक्रम आप चलाओ। हमारा स्टाफ 1000 हो गया। 1 करोड़ रुपए की हम सैलरी बांटने लगे महीने की। और हमारे कार्यक्रम बहुत फैल गए। डिफरेंट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स में हमें एडवाइजर बना दिया गया। मुझे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठकर समझौते के मुकदमे सुनता था, डायस पर बैठकर। कंज्यूमर फोरम का जज बना दिया गया। नालसा एक संस्था होती है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा के हम लोग मेंबर थे। हम डिस्ट्रिक्ट जज के साथ गांव में लीगल एड कैंप लगाते थे, और उसमें हम आदिवासियों को समझाते थे कि अगर आपके पास साथ अन्याय हो तो चुप मत रहो, अदालत आओ, अपनी गरीबी को न्याय प्राप्ति में बाधा मत बनने दो, आपको फ्री वकील मिलेगा, आप अदालत आइए। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ काम करने लगे। बहुत हमारा अच्छा संबंध था। वहाँ के मिनिस्टर आके बैठे रहते थे, महेंद्र कर्मा। और उसके बाद फिर कहानी ने एक टर्न ले लिया। उसी समय जब ये सब चल रहा था, एक पैरेलल प्रोसेस भी चल रहा था, और वो प्रोसेस था नई आर्थिक नीतियों का, जिसका नाम है एलपीजी की नीतियां, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। और उसमें दुनिया की जो बड़े देशों की पूंजी है वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी, विकासशील देशों की तरफ दौड़ रही थी, विकसित दुनिया की पूंजी। तो ये लैटिन अमेरिकी देशों में जा रहे थे। लैटिन अमेरिकी देशों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा था, हत्याएं की जा रही थीं, राष्ट्राध्यक्षों की हत्याएं की जा रही थीं, प्रधानमंत्रियों को हटा दिया जाता था जो उनके रास्ते में आता था। अफ्रीका में जाकर इन लोगों ने एक कबीले को दूसरे कबीले से लड़वाया, वहां जमीनों पर कब्जा किया।
और ये इसको आवारा पूंजी भी कहा जाता है। ये पूंजी भारत में भी आ रही थी, ख़ास तौर से ये प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दौड़ रही थी। और उसी समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। 2004 में 3 में बीजेपी की सरकार आई और 2005 में छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार ने 100 कंपनियों के साथ एमओयू किए और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं कि नक्सली भारत के संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार को पूछते हैं कि तुम मानते हो संविधान को? भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इलाके में 5th शेड्यूल लागू है, 5वीं अनुसूची, और पेशा कानून लागू है। और उस कानून के तहत कोई भी ज़मीन सरकार बिना आदिवासियों की ग्राम सभा की इजाज़त के, विदाउट परमिशन, सरकार नहीं ले सकती। चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे वो नजूल की रेवेन्यू लैंड हो, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, लोगों की अपनी मिल्कियत की ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन बिना ग्राम सभा की इजाज़त के नहीं ले सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया? आपको मालूम है कि जब ये कंपनियां के साथ एमओयू हो जाता है तो उस एमओयू के बेसिस पर ये कंपनियां अपने शेयर इशू कर देती हैं और इस शेयर में पूरी दुनिया का पैसा आ जाता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि आज दुनिया की जो टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल अगर वो 100 है तो उसके 99% कैपिटल पर 1% कैपिटलिस्ट का कब्जा है। जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन शुरू हुआ था 2012 में अमेरिकन यूथ और स्टूडेंट्स का, उसका नारा था 99 वर्सेस 1% की लड़ाई है ये। तो दुनिया का जो 1% पूंजीपति है उसकी मुट्ठी में है पूरी दुनिया की कैपिटल। और ये कैपिटल जब शेयर इश्यू होते हैं तो उस शेयर में लग जाती है। और ये 1% पूंजीपति इतने ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया की सेनाएं इनके हिसाब से हमला करती हैं। पूरी दुनिया में जो हमला होता है वो हमला सिर्फ पूंजी के लिए होता है। दुनिया में जहां भी सेनाएं जाती हैं, चाहे वो अमेरिका की सेना हो, चाहे वो यूरोपीय देशों की नेटो की सेनाएं हों, वो सेनाएं अगर कहीं हमला करती हैं तो इसलिए हमला नहीं करती कि मुसलमान बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया है या उनको अमेरिका डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहता है। अमेरिका और नेटो की सेनाएं अगर दुनिया में जाती हैं तो वो सिर्फ वहां के खनिज और तेल पर कब्जा करने के लिए जाती हैं। पूरी दुनिया की वॉर कैपिटलिस्ट वॉर है। पूरी दुनिया की लड़ाई सिर्फ पूंजीवादी लड़ाई है। वो प्रॉफिट के लिए और पूंजी के लिए जाती है, संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। तो जब छत्तीसगढ़ के 100 एमओयू हो गए और शेयर इश्यू हो गए और कैपिटल लग गई, उसके बाद फिर सरकार तो उनकी कठपुतली बचती है। सरकार कहती है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं कि ये संविधान को नहीं मानते। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने वहाँ पेशा कानून का पालन करने की बजाय, भारत के संविधान का पालन करने की बजाय, छत्तीसगढ़ की बीजेपी गवर्नमेंट ने 5000 गुंडों को राइफलें बांट दी और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, एसपीओ हैं, और आपको 1200 रुपये महीना मिलेगा। पहले 1200 रुपये तय हुआ, फिर 1500 कर दिया बढ़ा के। और उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप कंपनियों के लिए आदिवासियों के गांव खाली कराओ। उन्हें ठेका दिया गया।
और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा गया, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, आईटीबीपी आ गई वहाँ, और छत्तीसगढ़ पुलिस, और पुलिस के अलग अलग जो उनके टुकड़ियाँ होती हैं, रिजर्व पुलिस और एसटीएफ और दूसरे दूसरे, सबको जोड़ दिया गया। वो आदिवासी बहुत सीधे, मतलब हम लोग वहाँ रहते थे, आदिवासियों के बीच काम करते थे, हमारी बेटियाँ वहाँ पर पैदा हुईं, बहुत प्यार करने वाले सीधे साधे आदिवासी। उनके ऊपर जब ये हजारों लोग भीड़ बनाकर जाते थे और गांव पर हमला करते थे गांव खाली कराने के लिए, इस पूरे अभियान को सरकार ने एक नाम दिया, उसका नाम था सलवा जुड़ुम। 2005 5 जून 2005 सलवा जुड़ुम शुरू किया गया और ये फौजें, सरकारी फौजें, एसपीओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, नीम फौजी बल, पुलिस मिलकर गांव पर धावा बोलते थे। गांव के आदिवासी इनको देखकर जान बचाने के लिए भागते थे। तो नौजवान लोग भाग सकते हैं, महिलाएं नहीं भाग पाती थीं उतनी तेज। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार किए गए। और ये सिर्फ हमारा आरोप नहीं है कि हम एक्टिविस्ट हैं तो हम सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। भारत सरकार की अपनी संस्था है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। एनएचआरसी की रिपोर्ट है, अभी भी एनएचआरसी के वेब पोर्टल पर है, 2016 की रिपोर्ट, कि हमारे सामने आदिवासी महिलाओं ने सबूत रख दिए कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों? कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई केस नहीं चला, किसी को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बलात्कार की जो फाइल बनती है, एफआईआर होती है, कोर्ट में केस जाता है, उस फाइल पर लड़की का नाम नहीं लिखा, पीड़ित का नाम नहीं लिखा जाता, महिला का नाम नहीं लिखा जाता। फाइल पर लिखा जाता है आरोपी बनाम स्टेट। जो बलात्कारी है उसका नाम लिखा जाएगा और बनाम राज्य, आरोपी बनाम स्टेट, एक्यूज्ड बनाम स्टेट। बलात्कार को स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है, लेकिन अगर स्टेट बलात्कार कर रहा हो, अगर सरकार ही बलात्कार कर रही है, तो फाइल पर क्या लिखा जाएगा? स्टेट वर्सेस स्टेट, राज्य बनाम राज्य। सिस्टम कोलैप्स कर गया। जिसके ऊपर रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, राखी करने की जिम्मेदारी थी, वही रेप कर रहा है। कोई एफआईआर नहीं हुई। और एक गांव पर हमला होता था, आदिवासी जंगलों में छिप गए, बहुत सारे आदिवासी पड़ोसी राज्यों में चले गए। आंध्र प्रदेश है, अगर आप नक्शा देखें तो छत्तीसगढ़ नॉर्थ इंडिया का लास्ट है, साउथ का गेटवे है, वहां से साउथ शुरू हो जाता है। दंतेवाड़ा से, बस दंतेवाड़ा आखिरी सिरा है उत्तर भारत का, वहां से दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। वहां दंतेवाड़ा से 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। बहुत सारे आदिवासी, 3.5 लाख आदिवासी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में जान बचाने के लिए चले गए। उनको कहा गया आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। 50,000 आज तक नहीं लौट पाए हैं। बहुत सारे आदिवासी जंगलों में चले गए। आदिवासी कोशिश करते थे कि किसी तरह से, अगर पेड़ों से महुआ गिरा है, महुआ उठा लें, किसी तरह से बाजार में बेच दें, थोड़ा चावल ले लें। टूटे हुए बर्तनों में, जब ये हमला होता था तो बर्तन फोड़ दिए जाते थे, मटके फोड़ दिए जाते थे, उनकी पतीले फोड़ दिए जाते थे, उनके चूल्हे फोड़ दिए जाते थे,
उनके कपड़े जला दिए जाते थे, उनके अनाजों में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता था, जला दिए जाते थे, उनकी फसलें जला दी जाती थी, उनके हैंड पंप उखाड़ दिए जाते थे, पानी के स्रोतों में जहर डाल दिया जाता था। वो जी ना सके, वहां पर किसी तरह से चले जाएं। और इस तरह से 1000 गांव में घेरा डाल दिया गया चारों तरफ से, और उसके अंदर जितनी भी खाना मिलने वाली संभावना थी कि यहां से आदिवासी को खाना मिल सकता है, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। वहां मिड डे मील बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए गए, राशन की दुकानें बंद कर दी गई, आंगनबाड़ी बंद कर दी गई, हेल्थ फैसिलिटीज बंद कर दी गई। 1000 गांव को घेर लिया गया और आदिवासी कोशिश करते थे कि दोबारा कुछ महुआ बीन के बेच दें, कुछ इमली इकट्ठी कर लें, कुछ तेंदू पत्ता इकट्ठा कर लें, टूटे हुए बर्तनों में दोबारा खाना पका लें, जंगल से कुछ पत्ते ले आएं, किसी तरह बच्चों को जिंदा रखें। फिर से हमला होता था उनके ऊपर, सरकारी हमला, फिर से नए लोगों को गोली से उड़ाया जाता था, फिर से नए बलात्कार होते थे, फिर से बच्चों की हत्याएं होती थी। एक एक गांव पर 20-20 बार अटैक हुए और एक के बाद एक 650 गांव जला दिए गए। 650 घर नहीं, 650 गांव सरकार ने जला दिया आदिवासियों के। कई हजार आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया, कई हजार आदिवासी औरतों से बलात्कार हुआ, मारे गए लोग, और जेलें खचाखच भर गई आदिवासियों से। मेरा एक साथी कोपा कुंजाम जो जेल में रहा, वो बताता था कि गुरुजी हम लोग 2 घंटे के लिए सो पाते थे, क्योंकि जेलें इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि सबको सोने की जगह ही नहीं थी। 2 घंटे एक शिफ्ट सोती थी, फिर उन लोगों को उठा दिया जाता था, फिर दूसरी शिफ्ट के कैदी सोते थे। इस तरह 2-2 घंटे हमको सोने के लिए, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सो सकते थे। पूरी जेलें खचाखच भर गईं और जेलों में वो जुल्म। मेरी एक साथी हैं और पहले वो मेरी स्टूडेंट रही हैं, उनका नाम है सोनी सोरी। सोनी सोरी को मैंने पढ़ाया था, उसके बाद वो सरकारी टीचर बन गई, और उन्होंने जब आदिवासियों के ऊपर होने वाले जुल्मों के बारे में बात की, तो उनको और उनका आदिवासी भतीजा, जो बस्तर का पहला आदिवासी पत्रकार है, लिंगा कोड़ोपी, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा। लिंगा कोड़ोपी को एसपी के घर में ले जाया गया दंतेवाड़ा में, लिंगा को नंगा किया और डंडा सरसों के तेल और मिर्च में डुबाकर लिंगा के एनस में घुसा दिया गया। लिंगा की इंटेस्टाइन फट गई, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसी हालत में उसे जेल में डाल दिया गया। 2.5 साल तक उसको ब्लीडिंग चलती रही और 2.5 साल के बाद निकल के आने के बाद अभी तक उसका इलाज चल रहा है, वो उससे उबर नहीं पाया है, पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसकी बुआ सोनी सोरी को पकड़ा गया दंतेवाड़ा थाने में। एसपी ने सोनी सोरी को नंगा किया, उसको बिजली के झटके दिए और उसके प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए और सोनी सोरी को जेल में डाल दिया गया। नक्सलवादी केस 7 केस बना दिए गए उसके ऊपर, लिंगा कोड़ोपी के ऊपर 4 केस बनाए गए। सोनी सोरी ने मुझे खत लिखे जेल से, और सोनी सोरी ने उसमें बताया मुझे कि जब वो जेल में थी तो वो आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी। तो उसके पास एक आदिवासी लड़की आई और उसने कहा कि दीदी आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप आत्महत्या क्यों करेंगी, आपको लड़ना चाहिए। हमारे साथ जो जेल में आदिवासी औरतें हैं और भी ज़्यादा जुल्म हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ, चलिए। और वो आदिवासी लड़की सोनी को बाथरूम में लेकर गई, उसने अपना ब्लाउज़ खोल के दिखाया। उस लड़की के निप्पल काट दिए थे पुलिस वालों ने बलात्कार करते समय, और उसने कहा ऐसी कई लड़कियां हैं, और उसने बताया कि यहाँ नाबालिग लड़कियां हैं, 12 साल 14 साल 16 साल की लड़कियां हैं,
उनके साथ पुलिस वालों ने, पूरे थाने भर ने महीने महीने 2-2 महीने रेप किया है। वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। आप हमारे लिए लड़िए। सोनी ने जब मुझे ये सब बताया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वो खत दिया और मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ की जेलें निर्दोष आदिवासियों से, महिलाओं से इस तरह से भरी हुई हैं और उनके साथ ये जुल्म हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार मेरे इस आरोप की जांच कराए और अगर मेरा यह आरोप झूठा पाया जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो सरकार की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो जांच करवा ले या मुझे जेल में डाल दे। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक महिला जेलर वर्षा डोंगरे, जो दलित है और लड़ती हैं अधिकारों के लिए, उन्होंने मेरी उस फेसबुक पोस्ट के नीचे कमेंट किया। उसने लिखा, मैं बस्तर जेल में जेलर थी और मैंने खुद ऐसी आदिवासी लड़कियां देखी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद बहुत हंगामा मच गया कि ये जो आरोप है ये सच है। बस्तर जेल निर्दोष आदिवासी औरतों के से भरा हुआ है जिनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, ये जेलर ने कह दिया। उस वर्षा डोंगरे को सस्पेंड कर दिया, उसके ऊपर भी नक्सली केस बना दिया। हमारे एक दोस्त हैं जो उस समय सुकमा में मजिस्ट्रेट थे। वहां पर आदिवासियों को जेल में डालने पर इनाम दिया जाता है। जैसे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक वाक्य बोल दिया था कि अ डेड इंडियन इज अ गुड इंडियन। वहां के मूल निवासियों को, अमेरिका के आदिवासियों को इंडियन कहा जाता था, रेड इंडियन या इंडियन। तो उसने कहा, वॉशिंगटन ने, कि अ डेड इंडियन इज अ गुड इंडियन। और उसके बाद 6 करोड़ आदिवासियों की अमेरिका में हत्या कर दी गई थी और हर डेड बॉडी पर इनाम दिया जाता था कि एक डेड बॉडी लाओ, इनाम ले जाओ, इतने डॉलर का इनाम मिलेगा। भारत में भी आदिवासियों की हत्या करने पर पुलिस वालों को इनाम मिलता है, कैश अवार्ड। डेड बॉडी लाओ, पैसा लेके जाओ। मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और छत्तीसगढ़ में जब निर्दोष आदिवासी बाजार जा रहे हैं तो उनको पकड़ पकड़ के कोर्ट में ले आते हैं, और अगर जेल में डालोगे तो भी पैसा, फर्जी इनके सरेंडर कराओगे तो भी पैसा पुलिस वालों को मिलेगा। तो फर्जी सरेंडर, फर्जी जेलों में डालना खूब बड़े पैमाने पर चलता है। हमारे जो वो दोस्त अभी दोस्त बने हैं, तब जो दोस्त नहीं थे, तब वो जज थे सुकमा जिले में, तो उनके सामने आदिवासियों को लाया जाता था। तो उन्होंने देखा कि ये आप चालान बना के लाए हो कि ये सब माओवादी हैं और उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और उन्होंने कहा पुलिस वालों से कि भाई इसमें इनके गांव का नाम नहीं लिखा, बाप का नाम नहीं लिखा, इनके ऊपर कितने वारंट हैं, कितने बार ये फरार हुए हैं, कुछ नहीं लिखा। आज ही आपने पकड़ा है, आज ही आप इनको लेके कोर्ट में आ गए और कह रहे हैं ये सब माओवादी हैं, इनको जेल में डाल दो। और वो पूछते थे आदिवासियों से कि आपको कब पकड़ा इन्होंने, कि जी अभी अभी हम बाजार जा रहे थे, हमको अभी अभी पकड़ा और यहाँ ले आए। तो जज साहब ने पुलिस वालों को डांटना शुरू किया और उनके उठा के फेंक दिए चालान कि ये फर्जी केस मत लाओ। तो सुकमा के एसपी ने हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शिकायत भेजी लिख के कि ये जज साहब पुलिस की बेइज्जती करते हैं, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जज साहब को डिसमिस कर दिया। संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, उनका नाम है प्रभाकर ग्वाल। अभी तो हमारे दोस्त हैं, आप कभी बुला सकते हैं उनको, वो आएंगे और वो बताएंगे खुद, प्रभाकर ग्वाल।
तो जज साहब को डिसमिस कर दिया। और छत्तीसगढ़ में हम लोग वहां पर काम कर रहे थे, तभी वहां पर ये जो गांव घेर दिए गए और बच्चे उसमें गिर गए, तो उसमें हमने कहा कि भाई बच्चे अंदर फंस गए हैं, बच्चे मर जाएंगे, बड़ी तादाद में बच्चे मर जाएंगे, तो बच्चों को तो बचाना चाहिए। हम लोग यूनिसेफ के साथ काम कर रहे थे। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर के बच्चों के लिए काम करना। तो हमने यूनिसेफ से कहा कि भाई बच्चे अंदर फंस गए हैं, सर्वे तो कर लो, पता तो कर लो कितने बच्चे फंस गए हैं। तो यूनिसेफ की हिम्मत नहीं हो रही थी सरकार के खिलाफ जाने की, क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल लगी हुई है वहां पर। तो हमने जब बहुत जोर डाला तो यूनिसेफ ने कहा कि ठीक है, सर्वे कर लेते हैं, फंड हम दे देंगे, लेकिन कार्यकर्ता आपके जाएंगे, हमारा कोई आदमी नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने एक सर्वे टीम बनाई और हमारी सर्वे टीम इंद्रावती नदी के पार गई, मोटरसाइकिल नदी के इस पार रख गई। मैं एक मीटिंग में दिल्ली आया हुआ था, मुझे फ़ोन आया कि जो सर्वे टीम थी हमारी, जो कार्यकर्ता थे नदी पार गए थे, उनकी मोटरसाइकिलें सीआरपीएफ वाले उठा के ले गए। और हमारे कार्यकर्ता जब वापस आए तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी अरेस्ट, मतलब किडनैप कर लिया और सीआरपीएफ कैंप में ले गए और उनको मारना चालू किया, पीटना चालू किया। मुझे फ़ोन आया गांव वालों का कि आज रात सीआरपीएफ वाले आपके कार्यकर्ताओं का मर्डर करके इंद्रावती नदी में बहा देंगे। तो मैंने दिल्ली में बात की, हमारे एक सर्वोदय की कार्यकर्ता हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी, उनका नाम निर्मला देश पांडे था। उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की और डीजीपी ने अगले दिन मुझे बुलाकर तीनों कार्यकर्ताओं को सौंपा। एक कार्यकर्ता का हाथ टूट गया था, एक कार्यकर्ता के कान का पर्दा फट गया था, एक कार्यकर्ता के दांत टूट गए थे, उनको बहुत मारा गया था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से यहाँ चल रहा है। और उन्हीं दिनों में एक और लड़की, जो वो भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी थी, सोनिया भास्कर, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई थी। उसके गांव में सीआरपीएफ आई और उस लड़की को पहले पीटा, वो बेहोश हो गई। फिर उस लड़की की चोटी में रस्सी बांधी पुलिस, सीआरपीएफ वालों ने, और अपने पैर में रस्सी बांधी और उस लड़की को बरसते पानी में गांव की गलियों में कीचड़ में घसीटते हुए चौराहे तक ले गए। वहाँ और 15 आदिवासियों को पकड़ा, उनको भी सबको रस्सी से बांधा, उनको ट्रेन में डालकर बकरों की तरह थाने ले गए और 24 घंटे बाद छोड़ दिया। वो लड़की मेरे पास आई, हमने उसकी वीडियो बनाई। वो वीडियो भी अभी यूट्यूब पर है, मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका पूरा इंटरव्यू है, उसने सब बताया है। और उसका वो सीडी लेकर मैं नेशनल वीमेंस कमीशन की अध्यक्ष गिरिजा व्यास के पास गया। वो कहने लगी मैं तो आपके पिताजी की शिष्या हूँ, आपके पिताजी तो मेरे गुरु हैं, मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगी। लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। और उल्टे डीसी ने, दंतेवाड़ा के डीसी ने उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनिया भास्कर को बुलाकर कहा कि अब अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो तुम्हें नक्सली केस में जेल में डाल देंगे। और उसके बाद फिर आदिवासी हमारे पास आने लगे कि ये सुनते हैं अगर पुलिस हम पर जुल्म करे तो ये यहाँ सुनवाई होती है, तो हमारे पास आने लगे। और हमारी संस्था जो एक वेलफेयर एनजीओ थी, वो धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने लगी। और जैसे ही हमने ये किया, तुरंत सरकार हमसे नाराज़ हो गई और सरकार हमारे से, जो हमारे साथ संबंध थे, हम तो नालसा के मेंबर थे। नालसा में हम गांव में जाकर ये समझाते थे कि आपके साथ अन्याय हो तो आप अदालत आइए, आपको फ्री वकील मिलेगा। तो जब आदिवासियों के गांव जलाए गए, बलात्कार किए गए, बच्चों का कत्ल किया गया, तो हमने कहा आपके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, चलो अदालत चलो।
हमने 522 मामले सरकार के खिलाफ डाल दिए। सरकार ये मानती है कि कानून तो जनता के खिलाफ बना है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की गर्दन पकड़ के कोर्ट में पेश करे और जनता को सजा दिलवा दे, जेल करवा दे। लेकिन अगर कानून का इस्तेमाल जनता करने लगे कि सरकार ने गलती करी है और सरकार के खिलाफ जनता कोर्ट में चली जाए, तो सरकार नाराज हो जाती है। सरकार कहती है कि कानून सरकार के लिए नहीं बना। तो जब आदिवासी कोर्ट में चले गए तो सरकार नाराज हो गई और वहां तभी एक मामला हुआ, उसका नाम है सिंगारम। सिंगारम गांव में 8 जनवरी 2009 में 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया गया, जिसमें 4 आदिवासी लड़कियां थीं जिनके पेट फाड़ दिए गए थे, रेप किया गया, पेट फाड़ दिए गए और चाकू से, और 19 लोगों को टोटल मर्डर किया गया था। वो केस लेकर हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट गए और उस केस को ले जाने के तुरंत बाद आज जो बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलाती है बीजेपी, पहला बुलडोजर हमारे आश्रम के ऊपर चला था। बीजेपी का फर्स्ट बुलडोजर हमारे ऊपर चला था। 17 मई 2009 2000 बंदूकधारी पुलिस वाले, मशीन गन लगी हुई जीपें, एंटी लैंडमाइन टैंक हमारे आश्रम को पूरा घेर लिया। 16 एकड़ में आश्रम था, जिसमें हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, टेलीफोन टावर, गांव वालों के लिए फ्री टेलीफोन, ट्रेनिंग सेंटर, पंचायती राज का ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, महिला बचत समूह का एसएचजी का ट्रेनिंग, हमारे आश्रम में प्रोडक्शन सेंटर था। हम वहाँ सैनिटेशन प्रोग्राम चला रहे थे, गवर्नमेंट का सैनिटेशन प्रोग्राम, जिसमें हम 500 रुपए में आदिवासियों के घरों में टॉयलेट बना देते थे, 500 रुपीज़ में, जिसमें हम टॉयलेट सीट हमारे आश्रम में औरतें, आदिवासी औरतें बनाती थी, मोज़ैक की। पूरा प्रोडक्शन सेंटर था, सिर्फ आदिवासी औरतें काम करती थी उसमें, कोई बाहरी आदमी नहीं। 1000 का स्टाफ था, हॉस्पिटल था, सब था। 2000 सिपाहियों ने आके घेर लिया और 4 बुलडोजर लेकर आए और 17 मई 2009 को पूरा 18 साल पुराना आश्रम, करोड़ों रुपए लगे थे उसमें, 2 घंटे में मिट्टी में मिला दिया, पूरा तोड़ दिया। हमने कोई बात नहीं, लड़ा जाएगा, ये तो लड़ाई है इंसाफ के लिए, और हमें पहले ही पता था कि ये होगा, लेकिन हमने कहा कीमत चुकाई जाएगी, इंसाफ के लिए तो लड़ा जाएगा। हम लोग किराए के मकान में चले गए और उसी समय एक और मामला हुआ, वो था गोमपाड़ का मामला। और यहाँ मैं गोमपाड़ की बात करता हूँ, उससे जुड़ी हुई एक क्रोनोलॉजी है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ एक पुलिस वाला है जिसका नाम है मड़कम मुदराज। मड़कम मुदराज ने 8 जनवरी को सिंगारम में जो 19 आदिवासियों को मारा गया, उसको लीड किया और 4 औरतों के साथ बलात्कार करके पेट फाड़ना और 19 आदिवासियों का मर्डर करना, उसका लीडर था मड़कम मुदराज। उसके बाद 17 सितंबर और 1 अक्टूबर फिर से उस गांव में जाकर इन्होंने हत्याकांड किया और 1 अक्टूबर को मड़कम मुदराज और उसके साथियों ने, पुलिस वालों ने जाकर के गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों को, जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल थी, कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस भी शामिल थी, जॉइंट ऑपरेशन था, इन्होंने 16 आदिवासियों का कत्ल किया। उसमें 2 साल का बच्चा, उसका हाथ काट दिया गया।
वो अपनी माँ की गोद में था, माँ के सिर में चाकू मार दिया। जब वो औरत तड़प रही थी मरने के लिए, उस समय सिपाहियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया, उनके पड़ोस में रहने वाले एक और व्यक्ति का पीनस काट दिया, 16 आदिवासियों को तलवारों से काट दिया और चले गए लाशें बिखेर के। अभी गोमपाड़ के मामले पर 2 साल पहले हम इन आदिवासियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और हमने पिटीशन दायर करी। 2 साल पहले 16 जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर फैसला दिया और पुलिस और सरकार को बचा दिया और मेरे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। और हमने कहा कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये तो तब पता चलेगा जब आप जांच कराएंगे। वो बच्चा दिल्ली आ गया, वो गांव के आदिवासी दिल्ली आ गए और उन बच्चे ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा हाथ किसने काटा है, सुप्रीम कोर्ट बताए। गांव वालों ने पूछा कि हमारे लोगों को किसने मारा। अगर 16 लोगों का कत्ल हुआ है तो कानून कहता है एफआईआर तो लिखी जाएगी। 16 लोग मारे गए हैं, किसने मारा सुप्रीम कोर्ट बताए ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ मांगने के जुर्म में हमारे ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा दिया। हमने कहा वाह, या तो आप सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दीजिए, कोई नहीं आएगा इंसाफ मांगने, लेकिन आप इंसाफ मांगने की वजह से जुर्माना लगा देंगे। और हमने कहा कि हम आपको ये 5 लाख नहीं देंगे, आप हमें जेल में डाल दो। और हमने आज तक नहीं दिए। लेकिन ये मामला बहुत खतरनाक है। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट आप पढ़िएगा, नेट पर मौजूद है। 103 हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, रिट पिटीशन क्रिमिनल 103/2009, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसका जो फैसला है उसमें लिखा है कि हिमांशु कुमार और इनके जैसे दूसरे लोग जो सरकारी सुरक्षा बलों के खिलाफ कोर्ट में केस करते हैं, इन सब के ऊपर एफआईआर करी जाए और इनकी जांच करी जाए और इनको सजा दी जाए। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब पूंजीपतियों के लिए, अगर पूंजीपति को आपका घर या आपका खेत चाहिए, आपकी जमीन चाहिए, और आप मना करोगे कि नहीं हमने नहीं देनी, तो पुलिस आएगी, आपको गोली से उड़ा देगी। और अगर आपके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपके परिवार के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? तुमने इंसाफ क्यों मांगा? पूंजीपतियों के लिए अब भारत के नागरिक को गोली से उड़ाया जा सकता है। एक नागरिक का फर्स्ट राइट है राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नागरिकों का जिंदा रहने का हक छीन लिया इस जजमेंट के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट खत्म हो गया। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है, उस मेरे फैसले के बाद 2 और केसेस में बोल चुका है। वो हर मामले में बोल रहा है कि इनके ऊपर भी वैसा ही जुर्माना लगाओ जैसा आपने हिमांशु कुमार के ऊपर लगाया था। अब वो नजीर बन गई है, अब हर केस में वैसा ही होगा। अगर आप सरकारी सुरक्षा बलों के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर होगी, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मड़कम मुद्राज ने गोमपाड़ में 16 पहले उसने 19 लोगों की हत्या करी सिंगारम में,
गोमपाड़ में 19 लोगों की हत्या करी, कोर्ट में केस चले गए, कुछ नहीं हुआ। मड़कम मुद्राज गोमपाड़ गांव में दोबारा आया 2016 में, और वहां आकर उसने 19 साल की लड़की मड़कम हिड़मे को, जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी, वो अपनी माँ के घर में आई हुई थी। उसकी माँ का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी भी वहाँ एक क्रांतिकारी एक्टिविस्ट है, महिला है गांव की। वो दिल्ली जेएनयू भी आई थी अभी। उसकी बेटी लक्ष्मी को घर से मड़कम हिड़मे को घर से घसीटा, उसको जंगल में ले गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी वेजाइना में चाकू डालकर पेट तक चीर दिया, और उसको ले गए और उसको गोलियां मारी, और उसके बाद उसको नक्सली वर्दी पहनाई, और उसका फोटो एसपी ने फ्लैश किया कि मुठभेड़ में नक्सली कमांडर मारी गई है। उसकी शरीर पर बुलेट के छेद हैं, वर्दी पर एक भी छेद नहीं है। और उस हत्या के खिलाफ उसकी मां लक्ष्मी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में पुलिस ने कहा ये झूठी मां है, ये फर्जी मां है, ये मां ही नहीं है उसकी। उस महिला ने कहा मेरा डीएनए टेस्ट करा लो लाश के साथ कि वो मेरी सच्ची बेटी है, मेरी बेटी है। हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। पिटीशन डिसमिस होने के बाद मड़कम मुद्राज का जोश और बढ़ गया। मड़कम मुद्राज फिर से अपने पुलिस के साथियों को लेकर फिर से गोमपाड़ गांव में आया 2018 में, और वो नंगे हो गए। उन्होंने कपड़े सचमुच में सबने उतार दिए पुलिस वालों ने, और कहा अब पूरे गांव की औरतों के साथ बलात्कार करेंगे। पूरे लोग भागे जंगलों में और ये गोलियां चलाने लगे। 2 दिन तक ये गांव में रहे सारे पुलिस वाले। गांव से शराब, बकरे, मुर्गे, सुअर पकड़ के भून के खाते रहे, शराब पीते रहे। और गांव के लोग पास में छिपे हुए थे एक घर में, वहां जाकर इन्होंने ढूंढ लिया कि यहाँ छिपे हुए हैं। 2018 में फिर से 15 लोगों को गोली से उड़ा दिया। वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उस मड़कम मुद्राज को, जिसको भाजपा ने पाला और बड़ा किया, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2018 में मंच पर खड़ा करके शाबाशी दी है। ये एक मामला है किस तरीके से। और मड़कम मुद्राज की पत्नी सिंगारम गांव की सरपंच है। वो कभी गांव नहीं जाती, वो पुलिस के थाने में रहती है। पूरा जो गांव का फंड है, पंचायत का फंड, वो थाने में ही आ जाता है उसके पास, वो वहीं बैठकर खा जाते हैं। और मड़कम मुद्राज गांव वालों को पकड़ता है, उनको जेलों में डालता है, गोली से उड़ा देता है, और वो कहता है मैं ही पुलिस हूं, मैं ही पंचायत हूं, मैं ही सरकार हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, हाई कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो सच कह रहा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो अकेला नहीं है, ऐसे वहां हजारों पुलिस ऑफिसर हैं जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां एक गांव है जिसका नाम है सामसेट्टी। सामसेट्टी गांव की 4 लड़कियां और पड़ोसी गांव की 2 लड़कियां, 6 लड़कियां हमारे पास आईं, और उन्होंने बताया कि उनके साथ पुलिस वालों ने सामूहिक बलात्कार किया। हम थाने गए, थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि पुलिस वाले थाने में ही थे, थानेदार के साथ बैठे थे। कानून कहता है कि अगर थाने में रिपोर्ट ना लिखी जाए तो आप एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजिए। हमने एसपी को भेजा, एसपी ने जवाब नहीं दिया। फिर कानून कहता है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए कोर्ट में। हमने कोर्ट में फाइल करी 160B 156B, और कोर्ट से उनके वारंट इशू हो गए पुलिस वालों के। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने अदालत में जवाब दिया कि ये आरोपी हमको मिल नहीं रहे, ये एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। जबकि उसमें से एक
एसपी का बॉडीगार्ड था और बाकी पुलिस वाले थाने में रह रहे थे, लगातार सैलरी मिल रही थी, अटेंडेंस लग रही थी, नए गांव जला रहे थे, नए बलात्कार कर रहे थे, लेकिन पुलिस अदालत में कह रही थी कि हमको मिल नहीं रहे। हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, एब्सकॉन्डिंग बट ऑन ड्यूटी, फरार है लेकिन ड्यूटी पर है। और वो लड़कियां मेरे पास थीं, उन्होंने कहा कि हमारा धान का फसल आ रही है, हम गांव में जाएंगे, हमको धान काटना है। मैंने कहा ठीक है, जाना, सावधानी से रहना। जाने से पहले मैंने उनको कलेक्टर के पास ले गया, कलेक्टर को लिख कर दिया कि ये लड़कियां हैं, इनका केस चल रहा है, पुलिस ने इनके साथ रेप किया है, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये गांव जा रही हैं। वो गांव गई। तभी चिदम्बरम का एक इंटरव्यू आया और चिदम्बरम ने कहा कि माओवादी मुझे 72 घंटे का टाइम दे दो, मैं शांति स्थापित कर दूंगा। गिव मी 72 आवर्स एंड हॉल्ट द वायलेंस। उसका बड़ा बड़ा छपा था, तहलका मैगजीन में इंटरव्यू छपा था, शोमा चौधरी ने लिया था। तो उसमें शोमा चौधरी ने पूछा कि अगर हिमांशु कुमार आपको छत्तीसगढ़ बुलाएंगे तो आप आदिवासियों की शिकायतें सुनेंगे, उनके जो मानव अधिकारों का हनन हुआ है? तो चिदम्बरम ने कहा हाँ सुनूंगा। तो मुझसे कहा गया कि आप आइए और चिदम्बरम से मिलिए। मैं चिदम्बरम से मिला, राहुल गांधी से मिला, और चिदम्बरम ने कहा कि मैं 7 जनवरी 2010 का टाइम तय हुआ कि मैं आऊँगा और आप आदिवासियों को बुला लीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। मेरा एक कार्यकर्ता कोपा कुंजाम, हम लोग जलाए हुए गांव को दोबारा बसा रहे थे। मेरा वो साथी कार्यकर्ता आदिवासी, वो उस कार्यक्रम का हेड था। वो और मैं वहां बैठे हुए थे। मैं चिदम्बरम से जब मिला तो चिदम्बरम को मैंने एक सीडी दे दी। उस सीडी में उन चारों लड़कियों का भी इंटरव्यू था जिनके साथ पुलिस वालों ने बलात्कार किए थे, और गोमपाड़ गांव में जो 2 साल के बच्चे का हाथ काटा गया था, उस बच्चे का भी वीडियो था। वो मैंने चिदम्बरम को दिया और मैंने चिदम्बरम से कहा कि आपको छत्तीसगढ़ सरकार रोकेगी तो नहीं? तो चिदम्बरम ने कहा भारत के होम मिनिस्टर को कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करिए, आप जाइए और आदिवासियों को बुला लीजिए, मैं आऊँगा। चिदम्बरम कभी नहीं आया। अखबार में मनमोहन सिंह का इंडियन एक्सप्रेस में बयान छपा कि मनमोहन सिंह ने चिदम्बरम को वहाँ जाने से मना कर दिया है, और मनमोहन सिंह ने कहा है कि चिदम्बरम के जाने से सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल गिर जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल तभी ऊंचा रहेगा जब उनको हमारी औरतों के साथ बलात्कार करने की खुली छूट दी जाएगी। तो मनमोहन सिंह ने चिदम्बरम को आने से रोक दिया, लेकिन वो बाद की बात है। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2009 मैं और कोपा कुंजाम बैठे थे। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील एल्बन टोप्पो बैठे थे जो HRLN में काम करते थे। कोपा कुंजाम को उठाया पुलिस ने और कहा कि हम पूछताछ करने ले जा रहे हैं, और एल्बन टोप्पो जो हाई कोर्ट के वकील थे उन्होंने कहा पूछताछ के दौरान वकील भी रह सकता है, मैं भी साथ जाऊंगा। ये लोग पहुंचे भैरमगढ़ थाने में। थानेदार ने कहा अरे वकील साहब आप थाने के अंदर आ गए? बस्तर में किसी वकील की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस वाले से बात भी कर ले, आप थाने के अंदर आ गए? और थानेदार ने कहा वकील साहब और कोपा दोनों को नंगा करो और उल्टा लटका दो, और दोनों को नंगा किया गया और उल्टा लटका दिया गया। रात भर इनकी बेल्टों से पिटाई हुई, नीचे मिर्च का धुआं दिया गया, और सुबह वकील साहब से लिखवा लिया गया कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए रात में थाने में रुक गया था और सही सलामत हालत में वापस जा रहा हूँ। वकील साहब की कोई FIR नहीं दर्ज की गई थानेदार के खिलाफ, कोई जांच नहीं हुई, कोई सज़ा नहीं हुई। कोपा कुंजाम को मर्डर और किडनैपिंग का केस लगा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट से उसको बाद में जमानत दिलवाई। और चिदम्बरम को जो CD दी थी
उसमें जो बच्चे का हाथ काटा गया था, उस बच्चे को किडनैप कर लिया पुलिस ने। गोमपाड़ गांव के जो आदिवासी कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, पुलिस ने उन आदिवासियों को किडनैप कर लिया। और वो जो लड़कियां थीं, पूरे पुलिस फोर्स के साथ 400, वो सीडी चिदंबरम ने छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को दे दिया। रमन सिंह ने 400 पुलिस वाले साथ भेजे और वो बलात्कारी पुलिस वाले 400 पुलिस वालों के साथ गांव में गए, उन लड़कियों को दोबारा किडनैप किया, उनको दोरनापाल थाने में लाकर 4-5 दिन तक थाने के अंदर सामूहिक बलात्कार किया गया। मैंने चिदंबरम को फोन किया कि रुकवाइए इसको, वहां बलात्कार चल रहा है, रुकवा दीजिए। चिदंबरम ने कहा मुझसे बात मत करो, ऑफिसरों से बात करो। मैंने भारत के गृह सचिव जी के पिल्ले से बात करी, मैंने डीजीपी से बात की, मैंने चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ पी जॉय उमेन से बात की, मैंने कलेक्टर से, एसपी से बात की कि रुकवा दो बलात्कार। किसी ने मदद नहीं करी। और 5 दिन बाद पूरी पुलिस फोर्स ने जाकर जीपों में भर के उन लड़कियों को गांव के चौराहे पे फेंक दिया कि अब अगर हिमांशु से बात की तो तुम्हारे गांव को आग लगा देंगे। मेरे साथ, मैं गया उनसे मिलने लड़कियों से, मेरे साथ पत्रकार जावेद इकबाल जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में लिखता था वो गया, प्रियंका बोर पुजारी जो अभी आयरलैंड में है, पत्रकार है, वो गई। इन लोगों ने आर्टिकल लिखे उस पूरी घटना के बारे में। मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये सब वाकई में हुआ है। और उसके बाद गोमपाड़ गांव की एक महिला जो 16 लोगों का कत्ल किया था, उसमें एक महिला थी सोढ़ी संभो। सोढ़ी संभो के पाँव में गोली मार दी गई थी। जब 16 लोगों का कत्ल किया था तो सोढ़ी संभो के पाँव में भी गोली मार दी थी। उसके टखने की हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था, उसमें वो चल नहीं सकती थी, पीप पड़ गया था। हम उसको स्ट्रेचर पर लेकर दिल्ली गए थे ट्रेन से, और वहाँ सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में हमने उसका ऑपरेशन कराया, रॉड डाली गई उसमें, और डॉक्टर्स ने कहा इसको दोबारा अगले महीने लेकर आइए। जब हम उसको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने सोढ़ी संभो को किडनैप कर लिया और अखबारों में छप गया शाम के कि हिमांशु कुमार ने सोढ़ी संभो को किडनैप करके छिपाया हुआ था, और हमने सोढ़ी संभो को उसको रिकवर कर लिया है और हिमांशु फरार हो गया है। और मेरे पास मेरा एक कार्यकर्ता आया और उसने कहा कि महेंद्र कर्मा जो वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे कांग्रेस के, वो एसपी के साथ बैठकर ज़िला पंचायत में आपके मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है, आज रात को आपका मर्डर किया जाएगा। और उस कार्यकर्ता ने कहा कि 1 घंटे में उसके घर पर अटैक होगा। इससे पहले 4 बार मेरे ऊपर अटैक हो चुके थे पुलिस के, मेरी जान को लेने के लिए 4 अटैक हो चुके थे, मैं नहीं मरा। उस रात को फाइनल अटैक होना था और 1 घंटे के अंदर उस कार्यकर्ता के घर पर अटैक हुआ। वो अपनी बेटी और वाइफ को लेकर निकल चुका था पहले ही। उसके घर पर अटैक हुआ, उसकी मोटरसाइकिल ले गई पुलिस, लैपटॉप ले गई, पूरा घर तोड़ फोड़ दिया। मैं समझ गया कि सूचना तो पक्की है, आज रात को मर्डर तो होगा। तो मैंने वहाँ जितनी भी मेरी मुकदमे की फाइलें थी, 522 केस थे, सारी फाइलें अपने भांजे को दी और कहा कि तुम लेकर निकल जाओ। वो जीप में भरकर सारी फाइलें ले गया और रात में चारों तरफ से पुलिस ने मेरा घर घेरा था। मैं वहाँ से निकला और मेरे निकलते ही मुझे तड़ीपार घोषित कर दिया गया और 10 साल के लिए मेरी एंट्री बैन कर दी गई। मैं फिर दोबारा वहाँ नहीं जा पाया। मैं यूनाइटेड नेशंस में गया, यूएन की जांच टीम आई। यूएन की जांच टीम को छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादियों से मिला हुआ है।
इससे पहले जेलर के लिए कहा कि जेलर माओवादियों से मिली हुई है, जिसने सच बोला। उस जज के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये माओवादियों से मिले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा गया ये माओवादियों से मिले हुए हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस को कहा गया ये माओवादियों से मिले हुए हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एमएसएफ के बारे में कहा गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये माओवादियों से मिली हुई है। और इसके अलावा जब वहां सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भेजा तो वहां 3 गांव को जलाया गया था 2011 में, ताड़मेटला, तिम्मापुरम और मोरपल्ली। ये ताड़मेटला वही गांव है जहां 76 सीआरपीएफ वालों को मारा गया था। उस गांव को बार बार जलाया जाता है बदला लेने के लिए। उस गांव को जलाया गया और जब वहां सीबीआई की टीम जांच करने गई तो पुलिस ने सीबीआई टीम पर हमला किया। सीबीआई की टीम ने अपने आप को दोरनापाल सर्किट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में बंद कर लिया। पुलिस ने बंदूक के बटों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी। सीबीआई की टीम ने सोफे और टेबल लगा के अपनी जान बचाने की कोशिश करी और फोन किया दिल्ली कि हमको बचाओ। दिल्ली से फोन गया सीआरपीएफ को कि सीबीआई टीम को रेस्क्यू करो। सीआरपीएफ सीबीआई की टीम को बचाकर अपने बैरक में ले गया, सीआरपीएफ के बैरक में। तो पुलिस ने सीआरपीएफ के बैरक पर फायरिंग करी और बम फेंके। फिर सीआरपीएफ ने पुलिस के ऊपर बम फेंके। उस दिन दोरनापाल की सड़कों पर सीआरपीएफ और पुलिस के बीच में फायरिंग हुई 2 घंटे तक और बम चले एक दूसरे के खिलाफ, सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मेरे पास सीबीआई का एफिडेविट है जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, वो नेट पे मौजूद है। छत्तीसगढ़ में पुलिस पूंजीपतियों के गुंडा गैंग की तरह काम करती है, फुल। वहां कोई भी बीच में आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ आए, सीबीआई आए, उड़ा देंगे, वो मारेंगे उसको। एक हमारे पहचान के सीआरपीएफ ऑफिसर है, झारखंड में है, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन वो बता रहे थे कि हमको ट्रंक भर भर के नोट देते हैं बड़ी कंपनियों वाले और कहते हैं कि अपने लड़कों में बांट देना, ताकि बलात्कार और हत्याएं करते समय उनके हाथ न कांपे। पुलिस पूरी तरह से पूंजीपतियों के गुंडा गैंग की तरह काम कर रही है। दोस्तों, ये जो सब हुआ, ये किसी पार्टी की पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ या किसी पुलिस ऑफिसर की गलती से नहीं हुआ। ये जो सब हुआ, ये होना ही था, क्योंकि ये वो मुकाम था जहां हमें पहुंचना ही था। हमने यहां के लिए चलना शुरू किया था और इसकी चेतावनी हमारे 2 लोगों ने बहुत पहले दे दी थी। और हम मानते हैं कि उन दोनों के ख्यालात बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन दोनों ने एक ही बात कही और उन दोनों का नाम है भगत सिंह और गांधी। दोनों एक बात कह रहे हैं और इस घटना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। भगत सिंह क्या कह रहे हैं? भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई, भगत सिंह लाहौर जेल में बंद हैं। उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा है, आखिरी खत, द लास्ट पेटिशन। उस खत में भगत सिंह लिखते हैं, आपने फौजी बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधन और मेहनत कश अवाम की मेहनत के फल को लूटने के लिए उस पर एक सशस्त्र हमला किया है। ये, और वो अंग्रेजी में है, द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। एक युद्ध की स्थिति विद्यमान है, आपने एक हमला किया है और ये हमला, ये लड़ाई जारी रहेगी, भले ही अंग्रेज चले जाएं, गोरे चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, लड़ाई बंद नहीं होगी। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इसमें मेहनत कश अवाम की आखिरी जीत नहीं हो जाएगी। और भगत सिंह कह रहे हैं, हमने इस लड़ाई का जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए आप हमें
फांसी पर चढ़ाने की बजाय आप हमें युद्धबंदी घोषित करिए और हमें फांसी पर चढ़ाने की बजाय सीधे गोली से उड़ा दीजिए। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? युद्ध जारी रहेगा। गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। अंग्रेजी विकास के मॉडल में माना जाता है कि विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा बड़े बंगले हैं, ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं, वो विकसित है, और जिसके पास कम है वो पिछड़ा हुआ है। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें। गांधी कहते हैं दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और आप छीन तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी कहते हैं अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमज़ोर का विकास नहीं होगा। गांधी कहते हैं अंग्रेज अपने इस डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया पर हमला करते हैं। अंग्रेज़ों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज़ी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज हमारे सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिपाही कहाँ हैं? वो आदिवासी इलाके में है। क्या करने गए हैं? वो वहां गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। क्या वो वहां आदिवासियों को सुरक्षा देने गए हैं? नहीं, वो गए हैं वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? ताकि संसाधनों पर कब्जा करके भारत के गरीबों की गरीबी दूर की जा सके? नहीं, वो गए हैं ताकि पूंजीपतियों की तिजोरियां भरी जा सकें। यानी पूंजीपतियों के लिए भारत की सेना को भारत के गरीबों के खिलाफ जंगलों में भेज दिया गया है। और ये सिपाही वहां क्या कर रहे हैं? ये वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं, ये हत्याएं कर रहे हैं। इस युद्ध में बंदूकें इस्तेमाल हो रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। बलात्कार एक वॉर टूल है, युद्ध का हथियार है। दुनिया भर में दुश्मन देश के खिलाफ वहां की औरतों के साथ बलात्कार करना एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन देश की हिम्मत तोड़ी जा सके। भारतीय सेनाएं अपनी जनता के खिलाफ युद्ध में इस हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं। बड़े पैमाने पर आदिवासी औरतों से बलात्कार किया जा रहा है। इसमें बंदूकें हैं, इसमें बॉम्ब हैं, और ये फुल फ्लेज वॉर है, पूर्ण युद्ध है। इसको कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। और आपके लिए बुरी खबर है, बुरी खबर यह है कि यह युद्ध फैलेगा और आपके यहां आएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद का लक्षण है कि वो फैलता है। पूंजीवाद रुकेगा तो मर जाएगा। पूंजीवाद इसलिए मर जाएगा अगर रुकेगा क्योंकि पूंजीवाद का जो खुराक है वो जिंदा ही तब रहता है जब उसको दो चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए प्राकृतिक संसाधन, कच्चा माल, और दूसरा चाहिए मजदूर की मेहनत। ये चीजें अगर नहीं मिली तो पूंजीवाद मर जाएगा, और ये चीजें उसकी मिलनी बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद चलता है लोभ के लिए, लालच के लिए, प्रॉफिट के लिए। और पूंजीपति क्या करता है? वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, फटाफट खोदता है, खत्म कर देता है रिसोर्सेज को, कच्चा माल खत्म हो जाता है। लेकिन वो सुधरता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं प्राकृतिक संसाधनों को बच्चों के लिए बचा के रखूंगा, मैं सस्टेनेबल यूज करूंगा, ना, वो नहीं सुधरता। वो नए इलाकों पर कब्जा करता है। और दूसरा काम जो पूंजीपति करता है वो मजदूर की मजदूरी घटाता है, मजदूरी पर होने वाले खर्च को घटाता है। वो सस्ते इलाकों में चला जाएगा, सस्ते देशों में चला जाएगा,
वो मशीनें बढ़ा लेगा, वो कम पैसा देगा, वो 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम लेगा, पैसा कम देगा। उससे बाजार की और लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है, पूंजीपति का माल बिकना बंद हो जाता है, पूंजीवाद संकट में आ जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए वो सुधरता नहीं है, वो नए इलाकों पर कब्जा करता है। भारत का पूंजीपति जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ मिला हुआ है, अब उसको भारत का पूंजीपति कहना भी गलत है। जो पूंजीवाद है भारत में, वो आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं। पूंजीवाद का अगला निशाना भारत की एग्रीकल्चर है, भारत की कृषि पर अगला हमला है, और हमला शुरू हो चुका है। आपके ऊपर जो 3 कृषि कानून लाए गए थे वो खेती पर हमला था, आपकी जमीन को कॉरपोरेट के लिए छीनने का हमला था। वो पहला अटेम्प्ट था, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। आप लिख कर रख लेना, कुछ सालों के, मैंने कहीं पर कहा कि 40 साल के बाद आपके बच्चों के पास जमीन नहीं बचेगी। मेरे एक आदिवासी नेता दोस्त हैं, उन्होंने कहा 40 साल, बहुत पहले हो जाएगा ये काम। हमारे बच्चों के पास जमीनें नहीं बचेंगी। आप लिख कर रख लो, आज जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ बैठी है आपके गांव गांव में, और पहला हमला वहां होगा जहां सबसे अच्छी जमीन है, वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। आप लिख कर रख लीजिए, गांव गांव में सीआरपीएफ बैठेगी, और आपके यहां भी वही बलात्कार, बच्चों की हत्याएं और नौजवानों को जेलों में डालने का दौर शुरू होगा। पूंजीवादी युद्ध आपके दरवाजे आएगा। आप इसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, यह आपके ऊपर है। आप इस युद्ध को, इस हमले को देख पाएंगे कि नहीं देख पा रहे हैं, आप समझ पाएंगे कि नहीं समझेंगे। आप सोचेंगे कि ये तो आदिवासी के साथ हो रहा है, हम दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, तो आप चूक जाएंगे। जब हमला आप पर होगा तो आप अकेले पड़ जाएंगे। अभी वक्त है, अभी साथ दो, अभी खड़े हो, अभी लड़ो, मिलकर लड़ो। ये हमला सिर्फ आपकी जमीन पर नहीं होगा। एक तरफ तो ये जमीनें छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोजगार छीन रहे हैं। इस समय बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर है। आपकी जमीन भी जाएगी, रोजगार भी जाएगा, और तीसरा काम जो ये कर रहे हैं, बैंकों में जो गरीबों का पैसा रखा है उसको पूंजीपति लगातार हड़प रहे हैं। बैंक खाली हो रहे हैं, बैंक दिवालिया हो रहे हैं, तो ना तो आपके पास जमीन बचेगी, ना रोजगार बचेगा, ना बैंक में पैसा बचेगा। आपको कंगाल करके छोड़ दिया जाएगा, आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। और ये इनके योजना में लिखा हुआ है कि जनता, ये जो जनता है, गरीब जनता, ये डिस्पोजेबल पॉपुलेशन है, इसको मर जाना चाहिए, ये बोझ है संसाधनों पर, आपको मारने की योजना है इनकी। आप इसका सामना करना चाहते हैं कि नहीं, आप समझना चाहते हैं कि नहीं, इस पर आपका भविष्य निर्भर है। तो यही बताने के लिए मैं देश भर में घूम रहा हूं कि मैं वहां से आया हूं जहां राजनीति का असली खेल चल रहा है, राजनीति का असली थिएटर जहां है। मुझे मौका मिला है वहां पर काम करने का, इसलिए मैं वहां से खबर लेकर आया हूं। वहां जाने का बहुतों को मौका नहीं मिलता है, और मैं देश के नौजवानों को बता रहा हूं कि तुमको कहा जा रहा है औरंगजेब की कब्र खोद दो, बाबर का नाम मिटा दो, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तो तुम्हारा साथी है। ये तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेगा, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जमीन को हड़पने के खिलाफ मुसलमान तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेगा। ये तुम्हारा एलाई है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन है ये पूंजीवाद, इसके खिलाफ भारत, तुम्हारी बेरोजगारी, ये है तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारी शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना, ये है तुम्हारा दुश्मन, इसके खिलाफ लड़ो। तो यही बताने के लिए मैं सारे देश में घूम रहा हूं। हम समझेंगे और अगर मिलकर लड़ेंगे तो हम इसको रोक पाएंगे। अगर हम ये समझते हैं कि ये तो माओवादियों पर हमला है, ये तो नक्सलियों पर हमला है, मिट जाने दो इनको। दोस्तों, 1 जनवरी को
2024 को 6 महीने की बच्ची को गोली मारी गई। पूरे साल भर छत्तीसगढ़ में 250 आदिवासियों का कत्ल किया गया, जिसमें 14 साल की लड़की, 16 साल की गूंगी लड़की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार करके गोली मारी गई। दिसंबर महीने में बमबारी की गई है गांवों पर, लगातार 1 हफ्ते तक बमबारी की गई है। और रात को बेला भाटिया बता रही थी ऑनलाइन सेशन में, और मैं लगातार उसके बारे में लिखता रहा। लगातार बमबारी की गई है। अभी तक 400 आदिवासियों का कत्ल किया जा चुका है 1 साल में, जिसमें 150 औरतें हैं। भारत की सरकार ने 1 साल में 150 औरतों का कत्ल किया है। क्या हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें 150 औरतों का कत्ल करने की आपको जरूरत पड़ गई? कौन से हालात हैं जिसमें इतनी सारी औरतों के सामने ये हालात पैदा हो गए कि वो बंदूक उठाएं और सरकार के खिलाफ लड़ें? और आपने एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उन हालात को बदलने के लिए काम क्यों नहीं किया? आपने औरतों की लाशें जंगल में बिखेर दी। क्यों? क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए? आदिवासी संगठन चुप है, अंबेडकराइट चुप है, वामपंथी चुप है, सब चुप है। नंबर आपका भी आएगा। यह सिर्फ माओवादियों पर हमला नहीं है, यह सिर्फ आदिवासी पर हमला नहीं है, यह हमला व्यापक है। आज अगर आप चुप रहेंगे, बचेंगे आप भी नहीं। तो दोस्तों, यही बात करने के लिए मैं घूम रहा हूं देश भर में, साइकिल से घूमता हूं। कोई जत्थेबंदी, कोई पार्टी मेरी नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि ये जो सूरत हाल है, जो खबर है, ये आप तक पहुंचाऊं। आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया, मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वक्त रहा तो हम और बातचीत करेंगे। थैंक यू।